चलिए आज दिल्ली सल्तनत की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी सल्तनत जो 320 साल तक चली। 320 साल। सोचिए जरा ये कितना लंबा समय होता है। 3 सदियों से भी ज्यादा। इतने लंबे वक्त तक दिल्ली की गद्दी पर काबिज रहना, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। पर सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल तो यही है कि जो सल्तनत 320 साल तक चली, वो भला एक ही दिन में, सिर्फ एक दिन में कैसे खत्म हो गई? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से देखना होगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की जड़ों में और देखते हैं कि भारत में इस तुर्क शासन की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत किसी एक खानदान का राज नहीं था। इन 320 सालों में दिल्ली पर एक के बाद एक कुल 5 अलग-अलग वंशों ने हुकूमत की। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोधी वंश। और हाँ, इन्हीं पांचों को मिलाकर बनती है दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी। अच्छा, भारत पर तुर्कों के हमले तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। एक था महमूद गजनवी, जिसका मकसद बस एक था, धन लूटना। वो आया, उसने लूटा और वापस चला गया। लेकिन फिर आया मोहम्मद गोरी, और उसका इरादा बिल्कुल अलग था। उसे सिर्फ लूटना नहीं था, उसे यहीं रहकर शासन करना था। और गोरी के इसी सपने को हकीकत में बदलने का दरवाजा खुला साल 1192 में। वो तारीख थी तराइन की दूसरी लड़ाई की। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसने भारत में हमेशा के लिए तुर्क शासन के दरवाजे खोल दिए। तो ठीक है, जीत तो मिल गई, लेकिन अब असली काम बाकी था। एक पूरा साम्राज्य खड़ा करना था। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआती सुल्तानों ने इस दिल्ली सल्तनत की नींव को कैसे गढ़ा। देखिए, गुलाम वंश की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, पर दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वही था जिसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। उसने दिल्ली को पावर का असली सेंटर बनाया और साथ ही बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर अपनी हुकूमत को एक लीगल स्टैंप भी दे दिया। इसके बाद सल्तनत को और मजबूत करने का काम किया बलबन ने, और उसका तरीका था बड़ी क्रूरता का। उसने 3 बड़े काम किए। पहला, उसने दल चालीसा यानी 40 सबसे पावरफुल तुर्क सरदारों के ग्रुप को जड़ से खत्म कर दिया। दूसरा, अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए उसने रक्त और लौह की बेरहम पॉलिसी अपनाई। और तीसरा, दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी रस्में शुरू की ताकि हर किसी के दिल में सुल्तान का खौफ और दबदबा बना रहे। तो अब तक सल्तनत की नींव काफी मजबूत हो चुकी थी और वो अपनी शिखर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से आता है। यहीं से कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रयोग भी शुरू हुए जिन्होंने आगे चलकर सल्तनत की जड़ों को हिलाना शुरू कर दिया। और इस शिखर का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसने सल्तनत को सच में उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसने क्या क्या किया? उसने कैश सैलरी पर एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी खड़ी की। मार्केट पर इतना कड़ा कंट्रोल किया कि चीजों के दाम फिक्स हो गए। करप्शन रोकने के लिए घोड़ों को दागने और सैनिकों का पूरा हुलिया लिखने का सिस्टम बनाया। और सबसे बड़ी बात, उसने एक के बाद एक कई खतरनाक मंगोल हमलों को नाकाम कर दिया। 50%। जी हाँ, अलाउद्दीन ने लैंड रेवेन्यू बढ़ाकर सीधा सीधा फसल का आधा हिस्सा कर दिया था। ये एक अकेला नंबर ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस वक्त स्टेट का कंट्रोल कितना ज़्यादा सख्त था और उसे पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। मगर खिलजियों के बाद कहानी में एंट्री होती है तुगलक वंश की और उसके सबसे चर्चित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की। कमाल की बात यह है कि वो दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतिहास ने उसे पागल बादशाह का टैग क्यों दिया? जवाब है उसकी 5 बदनाम योजनाएं। ये प्लान शायद अपने वक्त से बहुत आगे थे, लेकिन हकीकत में एक के बाद एक सब फेल हो गए। सोचिए, दोआब में अकाल पड़ा है और उसने टैक्स बढ़ा दिया। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का डिजास्ट्रस फैसला। टोकन करेंसी चलाने की कोशिश जिससे पूरी इकोनॉमी ही बैठ गई। और खुरासान और कराची के वो मिलिट्री अभियान जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। इन सब ने मिलकर सल्तनत को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया। तुगलक के इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद सल्तनत के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। उसका पतन शुरू हो गया था। और फिर एक ऐसा हमला हुआ जिसने इस ढहती हुई इमारत को एक और जोर का धक्का दिया।
हालत ये हो गई थी कि तुगलक वंश के आखिर तक सल्तनत इतनी सिकुड़ गई कि लोग ताना मारते हुए कहते थे, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। मतलब एक वक्त का विशाल साम्राज्य अब बस नाम का रह गया था। और फिर साल 1398 में आया वो आखिरी कील ठोकने वाला हमला। तैमूर लंग ने दिल्ली पर चढ़ाई की और उसे इस बुरी तरह लूटा और तबाह किया कि बेचारी सल्तनत फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। चलिए अब आते हैं इस कहानी के बिल्कुल आखिरी चैप्टर पर, जहां सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। सैयद और लोधी वंशों के दौर में सल्तनत बस जैसे तैसे चल रही थी और आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोधी, एक ऐसा घमंडी शासक जिसने अपने ही अफगान सरदारों को अपना दुश्मन बना लिया था। मतलब सल्तनत बाहर से जितनी भी दिख रही हो, अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। और बस इसी अंदरूनी कमजोरी का इंतजार कर रहा था काबुल का शासक बाबर। साल 1526, मैदान था पानीपत का। एक तरफ इब्राहिम लोधी की हाथियों से भरी करीब 1 लाख सैनिकों की भारी भरकम सेना और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर सिर्फ 12,000 सैनिकों की फौज। देखने में तो ये लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा लग रही थी, है ना? लेकिन बाबर के पास 2 ऐसे सुपर वेपन्स थे जो लोधी के पास नहीं थे। पहला, तोपें। भारत की युद्ध मैदान में पहली बार तोपों का इतने बड़े स्केल पर इस्तेमाल हुआ और इनकी गरज सुनकर ही लोधी के हाथी डर गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। और दूसरा ब्रह्मास्त्र था तुल्लुगमा युद्ध नीति। ये एक ऐसी कमाल की टैक्टिक थी जिससे बाबर की छोटी सी सेना ने लोधी की लाखों की फौज को चारों तरफ से घेर लिया। नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारा गया और इस तरह वो दिल्ली सल्तनत का पहला और आखिरी ऐसा सुल्तान बना जो जंग के मैदान में लड़ते हुए मरा। और बस उसी दिन 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली सल्तनत के 320 साल लंबे सफर का अंत हो गया और भारत में एक नए और भी बड़े साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि क्या सल्तनत का अंत सिर्फ बाबर की तोपों ने किया, या फिर उसकी किस्मत का फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका था? मोहम्मद बिन तुगलक के उन नाकाम प्रयोगों में, तैमूर के उस खतरनाक हमले में और इब्राहिम लोधी के अपने ही घमंड में? सोचने वाली बात है।